नमस्कार दोस्तों। इस समय हर एक इंजीनियर के दिमाग में सिर्फ एक ही क्वेश्चन चल रहा होता है दैट हाउ टू मैनेज मल्टीपल एग्जाम्स। जी हाँ, क्यों नहीं चले जब इतनी सारी वैकेंसीज आ रही हैं और अगर हमें कैटर करना पड़े सारे एग्जाम्स को, क्योंकि सिलेक्शन लेना हमारा एक एम है, लेकिन किस एग्जाम में सिलेक्शन लेना है, किस तरीके से सिलेक्शन लेना है, क्योंकि हर एक एग्जामिनेशन की अलग अलग स्ट्रैटेजी होती है, हर एक एग्जामिनेशन की अलग अलग प्लानिंग होती है, अलग अलग स्टडी प्लान बनाते हैं। इवन सिलेबस भी बहुत सारे एग्जाम्स का डिफरेंट हो जाता है। तो जब इतने सारे एग्जाम्स में इतनी सारी चीजें हैं तो फिर किस तरीके से सिलेक्शन ले, क्या क्या चीजें करें, उन सब के बारे में आज मैं आप सभी लोगों से बात करने वाला हूं और बहुत डिटेल में बात करूंगा। बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं बताने वाला, पहले ही बता दूं, लेकिन जो चीजें बताऊंगा इतनी इफेक्टिव होंगी कि अगर आप लोगों ने वो प्रोसेस कर ली तो आप लोगों के लिए किसी भी एग्जामिनेशन में सिलेक्शन लेना डिफिकल्ट नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, मैं वही हूं जिसने 8 एग्जामिनेशंस में फेलियर देखा था और उसके बाद लगातार 13 एग्जाम्स क्लियर करे थे। जी हाँ, मैं आज आपको अपनी स्टोरी बताने वाला हूं और साथ में आपको अपनी तैयारी की टेक्निक बताने वाला हूं। मैं आपको कोई ऐसी चीज नहीं बताऊंगा जो हाइपोथेटिकल हो, मैं आपको वो सारी चीजें बताऊंगा जिससे मैंने लाइन से 13 एग्जामिनेशंस क्लियर किए थे। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में यही आता है कि मल्टीपल एग्जाम्स को कैटर करना है, मल्टीपल एग्जाम्स को मैनेज करना है, तो उसके लिए क्या किया जाए। देखो दोस्तों, अगर आप लोग ये सेशन देख रहे हो इसका मतलब है कि आप लोगों ने मल्टीपल एग्जाम्स में फेलियर देखा हुआ है। आप लोगों ने मल्टीपल प्रेशर्स को झेला हुआ है, चाहे वो फैमिली प्रेशर हो, चाहे वो एग्जाम का प्रेशर हो, चाहे वो करियर का प्रेशर हो, चाहे वो सोसाइटल प्रेशर हो, चाहे वो अगर आपके कोई पार्टनर है तो पार्टनर का प्रेशर हो। बहुत सारे प्रेशर हैं और एक साथ आप उस प्रेशर को हैंडल भी कर रहे हो। बहुत सारे एग्जाम्स में सिलेक्शन नहीं हुआ और उसके बाद जो डिमोटिवेशन आया आप उसको भी हैंडल कर रहे हो। तो जब आपने इतनी सारी चीजें हैंडल करी हुई हैं तो फिर क्या मल्टीपल एग्जाम्स को आप हैंडल नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो, बस एक सही तरीका पता होना चाहिए। आइए दोस्तों, उसी तरीके के बारे में बात करता हूं मैं और सबसे पहले आप सभी लोगों को बोलूंगा कि जब भी कभी आप लोगों को मल्टीपल एग्जाम्स को कैटर करना है तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि एक्चुअली में मैं कितने एग्जाम्स को कैटर करना चाहता हूं। मतलब पहले डिफाइन करो अपने एग्जाम्स को, डिफाइन योर एग्जाम्स। अब ये मैंने क्यों बोला, इसका भी एक रीजन है। रीजन ये है कि मैंने नॉन टेक्निकल के भी एग्जाम्स निकाले हैं, जस्ट लाइक एसएससी सीजीएल का एक एग्जामिनेशन मैंने आईबीपीएस पीओ का निकाला हुआ था, एक मैंने डिफेंस का सीडीएस का भी निकाला हुआ है। और अगर टेक्निकल की बात करें तो एसएससी जेई आरआरबी जेई है ना, एक है एमपी स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज, ये सारे एग्जाम्स। तो अब टेक्निकल के एग्जाम्स अलग हैं, नॉन टेक्निकल के एग्जाम्स अलग हैं। अगर मैं उनको ही कैटर करूंगा तो पहले मुझे अपने एग्जाम्स को डिफाइन करना पड़ेगा, मैं कौन कौन से एग्जामिनेशन को कैटर करना चाहता हूं, मैं किन किन एग्जाम्स को मैनेज करना चाहता हूं। भाई आपको पता होना चाहिए ना आप कितनी चीजों को मैनेज करना चाह रहे हो। ऐसा तो है नहीं कि भाई इनफाइनाइट चीजें हैं कि भाई मुझे पता ही नहीं मैं किनको मैनेज करना चाह रहा हूं। अगर तुम्हें पता ही नहीं तुम किसे मैनेज करना चाह रहे हो तो मैनेज करोगे कैसे? तो सबसे पहले तो तुम्हें अपने डिफाइन करने पड़ेंगे एग्जामिनेशंस। बहुत सारे लोग होंगे जिसने पहले ही डिसाइड करके रखा होगा कि मुझे सिर्फ 2 एग्जाम देने हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिसने सोचा होगा कि एई लेवल पे आने वाले जितने एग्जाम होंगे मैं वो दूंगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि नॉन टेक्निकल भी दूंगा, टेक्निकल भी दूंगा, कोई भी एग्जाम हो मैं सारे एग्जाम्स दूंगा। आप लोगों ने बहुत सारी प्लानिंग करके रखी है, लेकिन सबसे पहले आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि आप कौन कौन से एग्जाम्स को देना चाहते हो। अगर आप सारे के सारे ऑल एज एग्जाम्स को देना चाहते हो तो स्ट्रैटेजी को थोड़ा सा डिफरेंट करना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ नॉन टेक्निकल के एग्जाम्स देना चाहते हो तो उसकी स्ट्रैटेजी को थोड़ा और अलग बनाना पड़ेगा। ऑल दो बेस सबका सेम होगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कौन कौन से एग्जामिनेशन को आप कैटर कर रहे हो। सबसे पहली चीज जो आपको बताना चाहूंगा वो ये बताना चाहूंगा कि सबसे पहले एग्जाम्स को आप कैटर करो, आप डिफाइन करो। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं लगातार लाइन से 5 एग्जाम्स को कैटर करता हुआ जा रहा हूं, ठीक है। ऑल्दो ऐसा करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता, लेकिन बात ये वाली है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो मैंने 5 एग्जाम्स को कैटर करना है, एसएससी जेई आरआरबी जेई यूपी ट्रिपल एससी जेई एनएचपीसी भी कर रहा हूं, आईओसीएल भी कर रहा हूं और डीडीए जेई भी कर रहा हूं, मैं सारे एग्जाम्स को कैटर कर रहा हूं। तो अब आप लोगों को सबसे पहले ये देखना है कि मैंने कौन से एग्जाम्स लिए, क्या सारे टेक्निकल एग्जाम्स हैं, क्या इसमें नॉन टेक्निकल भी आ रहा है, क्या इसमें कुछ एक्स्ट्रा कोई सब्जेक्ट्स हैं वो भी पूछे जा रहे हैं। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब इसके लिए दूसरी चीज क्या है, दूसरा पॉइंट, फाइंड द ऑड वंस, राइट। अब जो मैंने ऑड वंस के बारे में बात करी है ये क्या होते हैं इसको समझते हैं। देखो दोस्तों, जब आप लोग किसी भी एग्जामिनेशन को कैटर करने जाते हो, किसी भी एग्जाम को, और अगर आप लोग किसी एक स्ट्रीम से हैं, तो अगर मैं टेक्निकल की बात करूं तो 90% सिलेबस ऑलमोस्ट सेम होता है सारे एग्जाम्स का।
90%। सिर्फ 10% में वो खेलते हैं। जैसे एसएससी जे में थ्योरी ऑफ मशीन पूछ रहे हैं तो आरआरबी जे में थ्योरी ऑफ मशीन नहीं पूछेंगे। आप समझ रहे हो? तो मतलब आपको ये पता होना चाहिए कौन से सब्जेक्ट कौन से एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं, उनका कितना वेटेज होने वाला है और किस तरीके से आप उसमें आगे बढ़ सकते हो, उसका सिलेबस क्या क्या है। अब जब आप लोगों ने फाइंड द ऑड वंस करे, अब ऑड वंस कहने का मतलब है जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो मैं एसएससी जी और आरआरबी जेई को कैटर कर रहा हूं, यहां पर आप लोगों के जो ऑड वन है वो क्या है, थ्योरी ऑफ मशीन। मतलब थ्योरी ऑफ मशीन एसएससी जेई में भी पूछा जा रहा है लेकिन आरआरबी जेई में नहीं पूछा जा रहा। अब आपको सबसे पहले ऑड वंस निकाल लेना है। अब जब आप लोगों ने ऑड वंस निकाले तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छा ये चीज है जो कॉमन नहीं है, इसके अलावा बाकी जितनी चीजें हैं वो कॉमन है। मतलब मैं अगर तैयारी कर रहा हूं किसी भी इन 5 एग्जाम की या इन 4 एग्जाम की या इन 2 एग्जाम्स की, तो ये कॉमन सब्जेक्ट्स हैं जो मुझे पढ़ने ही पढ़ने हैं, जो आपके इस एग्जाम में भी पूछे जाएंगे, आपके इस एग्जामिनेशन में भी पूछे जाएंगे। मतलब ये आपने कॉमन निकाल लिया। अब कॉमन निकालने जाओगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, इसलिए मैं हमेशा ऑड वंस निकालता हूं कि भाई जो कॉमन नहीं है, जो डिफरेंट है, उसको पहले बाहर निकाल लो। ठीक है, अब तुम्हें पता चल जाएगा कि भाई मुझे यहां पर ये जो सिलेबस दिया हुआ है, इस सिलेबस को मुझे पढ़ना है और ये जो है ये एग्जाम स्पेसिफिक है, ये क्या है, कॉमन है। राइट, कॉमन हो गया। और ये क्या हो गया, एग्जाम स्पेसिफिक हो गया। देखो ये आपको करना पड़ेगा, ये मैंने भी करा था, मेरी प्लानिंग बहुत तगड़े लेवल पे गई थी क्योंकि मैंने एग्जाम स्पेसिफिक तरीके से चला और मुझे समझ में आ गया कि मुझे किस तरीके से एग्जाम को हेल्प करना है। राइट, अब जो कॉमन है, अब कॉमन को भी कैसे बनाया जाए। अब आपका अगर मैं बोलूं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आपका आरआरबी जेई में भी आ रहा है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आपका एसएससी जेई में भी आ रहा है। अब आप इन दोनों को कैटर कर रहे हो तो क्या करूं। अब मैंने क्या किया, मैंने एक तीसरा पॉइंट बनाया, मैंने सिलेबस कर दिया कंबाइन, कंबाइन ऑल द कॉमन सिलेबस। राइट, ऑल द कॉमन सिलेबस। देखो थोड़ा सा टाइम लगता है, मैंने एक दिन का पूरा टाइम लिया था, पूरे एनालिसिस करी, फिर उसके हिसाब से मैं आगे बढ़ा था अपने एग्जामिनेशन के उसमें, और मैंने कॉमन सिलेबस की अपनी एक अलग से नोट्स बना ली थी। राइट, अगर आप लोग चाहो तो पेन पेपर पे लिख के उसको प्रिंट आउट निकाल लो या फिर पेन पेपर पे लिख करके आप उसको चिपका लो अपने दीवार पे। अब ये कॉमन सिलेबस है, मतलब मैं किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा हूं, मुझे ये तो पढ़ना ही पढ़ना है। अब इसमें से कई बार ऐसा होता है कि एसएससी जेईई में कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो पूछे जा रहे हैं, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो नहीं पूछे जा रहे हैं, लेकिन वो टॉपिक आपके आरआरबी जेईई में पूछे जा रहे हैं, वो टॉपिक आपके एनएचपीसी जेईई में पूछे जा रहे हैं, आईयूसीएल में पूछे जा रहे हैं। वो सारे के सारे टॉपिक लिख लो। हर एक एग्जामिनेशन में जब नोटिफिकेशन आता है तो उसका डिटेल्ड आपको सिलेबस मिलता है, उस सिलेबस से आप सिर्फ एक एग्जामिनेशन को कैटर करते हो। लेकिन जब आप कंबाइन कर देते हो सारे के सारे कॉमन सिलेबस को, और ये जो सिलेबस होता है इससे आप उन एग्जामिनेशन को कैटर करते हो जिसमें कॉमन सिलेबस आने वाला है। अब आपका ये जो सिलेबस है ना, दिस इज द सिलेबस जो आपको कंप्लीट करना है। ये एक ऐसा सिलेबस है, अगर आपने ये सिलेबस कंप्लीट कर लिया तो आप सारे एग्जामिनेशंस के सिलेबस को कंप्लीट करते हुए चले जाओगे। तो आपके दिमाग में सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि भाई मुझे पूरे के पूरे जितने भी सिलेबस हैं, जितने भी एग्जाम लिख लिए एग्जाम, भाई ये 5 एग्जाम है, इन 5 एग्जामिनेशन में जो कॉमन टॉपिक्स हैं, जो सारी चीजें हैं, उनमें से भी आपने एक पूरा A to Z का पूरा सिलेबस बना लिया कि भाई मुझे ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है। और अगर मैंने ये पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ लिया तो मेरा ये इन सारे एग्जाम्स को मैं कैटर कर सकता हूं। समझ आया? तो मतलब कहने का क्या हो जाता है। अब आपको एक चीज और बता दूं, 90% सिलेबस सेम होता है, मतलब कुछ कुछ 10% चीजें हैं जो आपकी डिफरेंट होती हैं। मैंने उसके लिए भी ध्यान दिया था, उसके लिए भी आप लोगों को बताऊंगा क्या चीजें करनी है। तो सबसे पहले तो आपको ये सारी चीजें करनी है। ठीक है, चलो बहुत अच्छा। फिर उसके बाद क्या करोगे, जितने भी एग्जाम्स होने वाले, जितने भी एग्जाम्स है ना, आपको सबसे पहले तो ये करना है कि आपने सिलेबस बनाने के बाद ये चेक करना है कि आपको इनमें से कितनी चीजें हैं जो आती हैं। मैं इस चीज के बारे में आप लोग को बताऊंगा, आप लोगों ने कॉलेज में भी पढ़ा हुआ है, आप लोग प्रिपरेशन टाइम भी आप लोगों ने पढ़ा है और आप लोग बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ते हुए जा रहे हो। उसमें से आपको ये नोट करना है कि मुझे क्या क्या चीजें आती हैं और मैंने क्या क्या चीजें अभी तक छोड़ रखी हैं जो नहीं पढ़ा है। अब आप लोगों ने जब पूरा का पूरा सिलेबस बनाया, उस सिलेबस में से आप लोगों ने हाईलाइट कर लेना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने हाईलाइट कर दिया कि मुझे ये भी आता है, मुझे ये भी आता है, मुझे ये भी आता है, मुझे ये नहीं आता, मुझे ये भी नहीं आता, मुझे ये आता है। मतलब ये चीज ऐसी है जो मैंने नहीं पढ़ी है। जस्ट फोकस ऑन दोस थिंग्स जो आपने नहीं पढ़ा है, क्योंकि आपने ये कभी ना कभी पढ़ के रखा है, थोड़ा बहुत नॉलेज इसके बारे में, लेकिन ये जो टॉपिक्स लिखे हुए हैं जिसको मैंने हाईलाइट नहीं करा, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिसको मैंने कभी नहीं पढ़ा, इसके बारे में तो मुझे कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन ये एग्जाम में आने वाला है।
अगर आप लोग बहुत सारे एग्जाम्स को कैटर कर रहे हो, देन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई जितना भी मैंने अपना अपना खुद का जो मैंने बड़ा सा सिलेबस बनाया उसको मुझे फिनिश करना है, और उसको फिनिश करने के लिए ये टॉपिक है जो मैंने नहीं पढ़े, जो मुझे पढ़ने पड़ेंगे, तभी जाकर के मैं अपने पूरे सिलेबस को कंप्लीट करूंगा। आप जब भी कभी किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, अगर कोई फैकल्टी के साथ भी आप कनेक्टेड हो और उस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपका एक जो मेन मोटो होता है वो किसी एक पर्टिकुलर एग्जाम का होता है, राइट। लेकिन अगर आप बहुत सारे एग्जाम्स को कैटर कर रहे हो, तो आपके पास ये चीजें होनी चाहिए कि भाई मुझे ये भी कंप्लीट करना है, ये भी 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 करना है, ठीक है। अब आपने सारा का सारा सिलेबस जितना था सब पढ़ डाला बढ़िया तरीके से, जो चीजें नहीं थी वो भी कंप्लीट कर ली, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया। मतलब अब मेरा जो कॉमन सिलेबस था वो मेरा कंप्लीट हो गया। जब आपका ये जो कॉमन सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ना बेटा, इसके बाद पता है क्या होता है, इसके बाद आपने सिर्फ और सिर्फ यहां पे रिवाइज करना है। आपने सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करना है, क्योंकि आपने सिलेबस अपना पूरा कंप्लीट कर लिया। आपके पास नोट्स भी हैं, आपके पास सारी चीजें, अब आपको रिवाइज करना है। रिवाइज आप क्वेश्चंस के थ्रू करो, आप लोग ब्लैंक पेपर पे लिखने के थ्रू करो, जो मैंने आपको टेक्निक बताई थी उसके थ्रू कर लो, या फिर आप लोग जितनी भी चीजें हैं रिवाइज करने की, उनके थ्रू आप लोग रिवीजन करना शुरू करो। अभी हम एग्जाम स्पेसिफिक में नहीं गए। अब गाइस, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर ऐसा होता है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर के बारे में बात कर रहा हूं, जब दो एग्जामिनेशन की डेट या तो एक ही दिन पड़ जाए या फिर आगे पीछे पड़ जाए, है ना। वरना ऐसा हमने हमेशा देखा है, इवन मेरे एग्जामिनेशंस में ऐसा होता था कि मिनिमम से मिनिमम 2 से 3 हफ्ते का टाइम मुझे मिलता ही मिलता था। अब मैंने जो कॉमन सिलेबस है वो तो कंप्लीट कर लिया, और जो ऑड वंस है उनको मैंने क्या कर दिया, बाहर निकाल लिया। अब ये जो 2 से 3 हफ्ते का टाइम मिलता है, उस 2 से 3 हफ्ते के टाइम में जो मेरा एग्जाम स्पेसिफिक मटेरियल है मैं उसको स्टडी करता हूं, और साथ में इसका रिवीजन करता रहता हूं, क्योंकि ये तो आना ही आना है, राइट। और ये क्या है, ये एग्जाम स्पेसिफिक है। और आप लोग जब ये सारी चीजें कर रहे होगे ना, उस समय आप लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस भी बहुत ध्यान से करनी है। देखो मैं हमेशा क्यों बोलता हूं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि क्वेश्चन की प्रैक्टिस से आपको ये पता चलता है कि जितनी भी चीजें आपने पढ़ी हैं वो आपके दिमाग में तो आ गई, लेकिन उसका उपयोग कैसे करूं। भाई सिंपल सी बात है, कार चलाने के लिए आपने YouTube में वीडियो देख लिया कि भाई ये क्लच है, ये गियर है, ये एक्सीलरेटर है, ये स्टीयरिंग है, पहले गियर लगाया पहले गियर में, फिर उसके बाद क्लच और एक्सीलरेटर के कॉम्बिनेशन में क्लच छोड़ा, एक्सीलरेटर बढ़ाया और स्टीयरिंग से हमने गाड़ी आगे बढ़ा ली। ये सारी चीजें हमने पढ़ ली हैं, ये सारी चीजें हमारे दिमाग में, हाँ ऐसे ही करना है। लेकिन जब तक तुम क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक अपने थ्योरेटिकल नॉलेज को प्रैक्टिकल नॉलेज में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। अब क्वेश्चन की जितनी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। उस जब तुम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे उसमें तुम्हें पता चलेगा कौन से क्वेश्चन सिंपल हैं जो तुमसे एक बार में ही बन गए, कौन से क्वेश्चन टफ हैं जिसमें तुम्हें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ा। जो भी चीजें उसमें तुम स्टार लगा लो। मेरी बुक में हमेशा मेरे क्वेश्चंस में स्टार मिलता है, जिन बुक्स की मैं तैयारी करता हूं, और उसमें 1 स्टार 2 स्टार और 3 स्टार लगाता हूं, है ना। 1 स्टार प्रॉब्लम, 2 स्टार प्रॉब्लम, 3 स्टार प्रॉब्लम। अब क्या होता है, जब मैं रिवाइज करने बैठता हूं तो जो 1 स्टार प्रॉब्लम है वो तो मुझसे बननी है, क्योंकि वो बहुत सिंपल थी इसीलिए मुझसे बन गई। जो 3 स्टार प्रॉब्लम से उससे रिवीजन में शुरू करता हूं। देखो बेटा, अगर आज की डेट में तुमने टफ टास्क पे महारत हासिल कर ली तो सिंपल तो तुमसे बनना ही बनना है, ये फैक्ट है। तो टफ चीजों के ऊपर ज्यादा जाने की कोशिश करो। एग्जाम स्पेसिफिक जब भी कभी कोई एग्जाम आ रहा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एसएससी जेईई का एग्जाम आ रहा है, जब एसएससी जेईई का एग्जाम आ रहा है उसमें थ्योरी ऑफ मशीन भी आ रही है, तो थ्योरी ऑफ मशीन को भी ऐड ऑन करो इसी कॉमन सिलेबस के साथ और पढ़ डालो, राइट, है ना, क्योंकि तुमने ऑड वन में बना के रखा हुआ है। और जब आरआरबी जेईई आ रहा है तो कॉमन सिलेबस पढ़ना है, थ्योरी ऑफ मशीन नहीं पढ़नी, ताकि आप लोगों का टाइम बचता हुआ चला जाए और आपको पता चलता रहे कि मुझे क्या क्या करना है। और जब एग्जामिनेशन बिल्कुल नजदीक में आ जाता था, जब मेरा लगभग 15 दिन या फिर 17-18 दिन बचते थे किसी एक एग्जामिनेशन के, तो मैं ऑड वन वाले जितने भी एग्जाम स्पेसिफिक चीजें होती थी वो पढ़ता था, साथ में इनकी प्रैक्टिस करता था, क्वेश्चंस की मॉक लगाता था और जाकर के एग्जाम देने चला जाता था। और मॉक लगाते समय भी आपको ये वाली चीज का ध्यान देना है कि भाई जितने भी क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं वो अगर आज बन रहे हैं तो आपसे कल भी बनेंगे, लेकिन जो क्वेश्चन आपसे आज नहीं बन रहा है अगर मैंने उसकी प्रॉपर प्रैक्टिस कर ली तो वो एग्जामिनेशन में मुझसे कल बनने लग जाएगा, और उसके बाद मैं बढ़िया तरीके से तैयारी कर लूंगा। तो आप लोगों को गाइस इस तरीके से चलना है जहां पर आपका खुद का एक सिलेबस होगा, आपका खुद का एक मतलब प्रॉपर बही खाता बना लो कि भाई मुझे ये चीजें कंप्लीट करनी है। मैं एक एग्जामिनेशन को कैटर नहीं कर रहा, मैं सारे एग्जाम्स को कैटर कर रहा हूं। अगर तुम चाहो तो यहां पर 5 की जगह 7 एग्जाम्स ऐड कर सकते हो, ठीक है। नॉन टेक्निकल में भी यही करना है। नॉन टेक्निकल में कई जगह इंग्लिश आती है, कई जगह इंग्लिश नहीं आती, कई जगह आपका करंट अफेयर आता है, कई जगह करंट अफेयर नहीं आता, कई जगह इन्वायरमेंट के क्वेश्चन आते हैं, कई जगह साइंस के क्वेश्चन आते हैं। आप लोगों को ऑड वन करना है कि भाई क्या क्या चीजें हैं जो इस एग्जाम से स्पेसिफिक हो रही हैं,
और बाकी ये जो कॉमन है वो तो मुझे पढ़ना ही पढ़ना है। इस तरीके से तैयारी करो, तुम्हें देखना तुम्हें समझ में आएगा कि भाई मुझे क्या क्या चीजें करनी है, किस तरीके से मुझे आगे बढ़ना है। अब अगर मैं फैमिली प्रेशर की बात करूं, सोसाइटल प्रेशर की बात करूं, या फिर किसी भी प्रेशर की बात करूं, कैसे हैंडल करते हो? कोई रॉकेट साइंस थोड़ी ना लगा रहे हो। तुमने हैंडल करने के लिए सबसे अच्छी चीज क्या है? शांत हो जाना है, इग्नोर करना है। तो फैमिली प्रेशर है उसको भी तुम इग्नोर करते हो, सोसाइटल प्रेशर है उसको भी इग्नोर करते हो, एग्जाम फेलियर का प्रेशर है उसको भी इग्नोर करते हो। तो टेक्निक तो एक ही लगा रहे हो ना, इग्नोरेंस की, चाहे वो दूसरा प्रेशर हो, कोई भी प्रेशर हो, है ना। और जब तुम्हें आंसर देना तो तुम आंसर भी इसी तरीके से देते हो। हाँ, अब तरीका अलग हो जाता है भाई। अगर मम्मी पापा को आंसर देना तो रूडली नहीं दे सकते, लेकिन अगर कोई पड़ोस की आंटी है, अगर उन्होंने कुछ उल्टा बोल दिया तो तुम रूडली आंसर दे सकते हो। दैट इज एग्जाम स्पेसिफिक, है ना। मम्मी पापा हैं स्पेसिफिकली तो तुम उसमें आंसर अलग दोगे, आंटी है तो आंसर कुछ और दोगे, पार्टनर है तो उनको और अलग तरीके से आंसर दोगे। तो ये एग्जाम स्पेसिफिक। तो जब एग्जाम स्पेसिफिक होगा कि भैया मुझे इनको आंसर देना है तो फिर मैं इस तरीके से दूंगा, मुझे इनको आंसर देना है तो मैं ऐसे दूंगा। इसी तरीके से जब मैं इस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा हूं, अब ये एग्जाम मेरा सर पे आ गया, मैंने तो सब पढ़ के रखा हुआ है, अब मुझे ये वाला एग्जाम देना तो मैं फिर इसके बारे में सोचूंगा 2 से 3 हफ्ते, बस, ज्यादा नहीं। बाकी मैं हमेशा पूरे टाइम इसके बारे में सोचूंगा जब मेरा एग्जामिनेशन नजदीक आ जाएगा। फॉर एग्जांपल ये एग्जाम नजदीक आया तो 2 से 3 हफ्ते का पूरा पूरा टाइम मैं इसको दूंगा, उसके अलावा मैं कॉमन पढ़ता हुआ जाऊंगा। और तुम देखना जब तुम इस तरीके से स्टडी करोगे तुम्हारे जितने भी एग्जाम्स हैं सारे निकलते हुए चले जाएंगे, क्योंकि ये जो तुम्हारा एक सिलेबस बन जाता है ना बेटा, इसको हम लोग बेंचमार्क बोलते हैं। और जब तुम इस बेंचमार्क को क्रॉस कर लेते हो तो फिर तुम्हारे सारे एग्जाम्स निकलने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि यही है आपका बेंचमार्क। सो यू नीड टू सेट योर बेंचमार्क कि भाई मुझे इतना पढ़ना है, मुझे एग्जाम के हिसाब से नहीं पढ़ना कि इसमें सिर्फ इतना सिलेबस है तो मैं इतना ही पढ़ूंगा, नहीं, मैं पढ़ूंगा पूरा, है ना। ये मेरा सिलेबस है, अगर मैंने ये सिलेबस कंप्लीट कर लिया तो मैं सारे एग्जाम्स निकाल सकता हूं। तो जस्ट फोकस ऑन दिस थिंग, दिस विल हेल्प यू अलॉट, बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। एंड इसमें कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी दिक्कत आ रही है, देन आप जरूर बताना। और साथ में गाइस एक चीज और बोलना चाहूंगा, आप लोगों ने चैनल को बहुत प्यार दिया, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग सो मच लव। एंड साथ में एक चीज और भी है, एग्जाम ऑन एजुकेशन का जो एप्लीकेशन है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी पड़ी हुई है, आपने उसको भी बहुत प्यार दिया। और साथ में आप सभी लोगों के लिए इस दिवाली पे हम लोगों ने भी कुछ प्यार बांटने की कोशिश करी है। और ये जो प्यार है आप लोगों को 16 से 22 अक्टूबर तक मिलेगा, राइट। तो हम दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं इस बार एग्जाम ऑन एजुकेशन पे, और इसमें आप लोगों को बहुत सारे एक्साइटिंग ऑफर्स भी देखने के लिए मिलेंगे। एंड दिस विल बी द बिगेस्ट सेल ऑफ एग्जाम ऑन एजुकेशन, एंड दिस विल बी समथिंग डिफरेंट। और यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा देखने के लिए मिलेंगी। अलॉन्ग विद दैट आपको बता दूं, अगर आप लोगों की कोई इच्छा है कि सर मैं चाहता हूं दिवाली सेलिब्रेशन में ये भी हो, तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम 16 से 22 अक्टूबर के बीच में जो हमारा सेलिब्रेशन होगा उसमें हम वो चीज भी आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश जरूर करेंगे। एंड देयर विल बी अ लॉट ऑफ एक्साइटिंग ऑफर्स। तो 16 से 22 अक्टूबर आग लगा देते हैं, ठीक है। तो चलो गाइज मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट सेशन में। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कर देना, कोई डाउट हो तो उसको जरूर कमेंट बॉक्स में पूछना, और चैनल सब्सक्राइब कर लेना। एग्जाम ऑन एजुकेशन के एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करना। मिलेंगे हम नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।